क्लास 8। आज मैं आपको आपकी हिंदी की पूरक पाठ्यपुस्तक भारत की खोज से पाठ 3 से व्यक्तिवादी दर्शन के लाभ और हानियाँ ये विषय समझाने जा रही हूँ। उपनिषदों में बराबर इस बात पर जोर दिया गया। उपनिषद में बेटा बराबर इस बात पर जोर दिया जाता था कि अगर प्रगति करनी है, आगे बढ़ना है, तो उसके लिए सबसे आवश्यक है कि अपना शरीर स्वस्थ हो और मन साफ हो। अगर तन और मन हमारे दोनों अनुशासन में रहेंगे, अगर तन और मन दोनों ही बेटा हमारे अनुशासन में रहेंगे तो ज्ञान प्राप्त करने या किसी भी तरह की उपलब्धि के लिए संयम, आत्मपीड़न और आत्मत्याग जरूरी है। उपनिषद में ये कहा गया है कि अगर प्रगति करनी है तो अपना शरीर स्वस्थ रखो, मन साफ रखो और तन मन दोनों को ही अनुशासन में रखो। इस प्रकार की तपस्या का विचार भारतीय चिंतन में सहज रूप से निहित है। इस प्रकार से जो ये तपस्या है तो इसका विचार जो भारतीय चिंतन है बेटा ये पूर्ण रूप से जो है सहज रूप से निहित। गांधी जी का जब नेतृत्व हुआ तो जिन जन आंदोलनों ने भारत को हिला के रखा था, गांधी जी के नेतृत्व में जिन जन आंदोलनों ने जब भारत को हिला के रखा था, उसके पीछे भी यही मनोवृत्ति थी और उसकी सही समझ के लिए इस विचार को समझना जरूरी है। मतलब कि आत्मत्याग, आत्मपीड़न और संयम ये उपलब्धि और ज्ञानार्जन ये तभी हमें प्राप्त होगी जब हमारा शरीर स्वस्थ होगा और मन हमारा स्वच्छ होगा। शरीर स्वस्थ रहे, मन स्वच्छ रहे, तन मन और दोनों हमारे अनुशासन में रहे। गांधी जी के नेतृत्व में जिन जन आंदोलनों ने भारत को हिला के रख दिया था, उसके पीछे भी यही मनोवृत्तियां ही थी। भारतीय आर्य अपने से अलग औरों के विश्वासों और जीवन शैलियों के प्रति चरम सहनशीलता के कारण उन झगड़ों को बचाते रहे जो अक्सर समाज को खंड खंड कर देते हैं। जो भारतीय आर्य थे बेटा, उन्होंने अपनों से और दूसरों के, अपनों से भिन्न, अपनों से अलग औरों के विश्वास और जीवन शैलियों के प्रति सहनशीलता ही थी। इसी कारण जो झगड़े थे वह बचते रहे। समाज को जो झगड़े समाज को बांट देते हैं, जो झगड़े समाज को खंड खंड कर देते हैं, तो ऐसे जो है झगड़े उनसे हमेशा बचते रहे। किस कारण? सहनशीलता के कारण। उन्होंने एक तरह का संतुलन बनाए रखा। जो आर्य थे वो एक तरह का सामंजस्य, एक तरह का बेटा मेल जोल और संतुलन बनाए रखे। इसी वजह से समाज को जो टुकड़ों में बांटता है वह नहीं हो पाया। झगड़ों से बचते रहे, सहनशील थे, साथ ही साथ एक व्यापक ढांचे के भीतर रहते हुए लोगों को अपनी पसंद की जिंदगी बसर करने की काफ़ी छूट देकर उन्होंने एक प्राचीन और अनुभवी जाति की समझदारी का परिचय दिया। उनके ये उपलब्धियां बहुत अनोखी थी। मतलब आर्यों की जो ये उपलब्धि थी ये बहुत ही ज़्यादा बेटा निराली थी और अनोखी थी कि उन्होंने अपनी अपनी ज़िंदगी जिसकी जो पसंद हो वह अपनी अपनी ज़िंदगी अपने अनुसार जो है वह बसर कर सकता था। इस चीज़ में उनको बहुत बड़ी छूट थी आर्यों में। और उन्होंने इसी बात की, ये जो आर्य थे जाति थी, इसी समझदारी का उन्होंने परिचय दिया और उनकी ये उपलब्धि ही बहुत निराली थी कि हर कोई जो है संतुलन बना के चल रहा था। सहनशीलता थी, समाज टुकड़ों में जिससे बचे तो ऐसा जो है उन झगड़ों से बचते रहे। जिंदगी कैसे जी जाती है, सबकी अपनी अपनी पसंद थी। हर कोई अपनी पसंद के अनुसार अपने ढंग से जो है जीवन को जीता था। लेकिन उनके इसी व्यक्तिवादी का परिणाम यह हुआ कि उन्होंने मनुष्य के सामाजिक पक्ष पर, समाज के प्रति उसके कर्तव्य पर कम ध्यान दिया। हर व्यक्ति के लिए जीवन बटा और बंधा हुआ था। उसके मन में एक समग्र समाज की ना कोई कल्पना थी, ना उनके प्रति कोई दायित्व बोध था। मतलब कि आर्य जो है जिंदगी को अपने ढंग से जीते थे, तो उनकी ये उपलब्धि थी। लेकिन उसका एक ये परिणाम हुआ कि बेटा उनके लिए जो है उन्होंने समाज के प्रति जो कर्तव्य होता है,
अपनी जिंदगी अपने ढंग से जी, लेकिन समाज के प्रति जो कर्तव्य है उस पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। व्यक्ति के जीवन बटा हुआ था, बंधा हुआ था, और उनके मन में भी कोई ऐसा एक समग्र समाज है, इसकी कोई उनके मन में कोई कल्पना भी नहीं थी। और समाज के प्रति जो दायित्व होते हैं, जो जिम्मेदारियां होती हैं, जो कर्तव्य होते हैं, उनका भी उन्हें बिल्कुल जो है बोध नहीं था, ज्ञात नहीं था। इस बात का भी कोई प्रयास नहीं किया गया कि वह समाज के साथ एकात्मा महसूस करें। फिर आर्यों के बारे में ये कहा गया कि उनके साथ समाज में जो एकता होती है वह भी महसूस करें। इस बात पे भी कोई प्रयास नहीं किया गया। इस विचार का विकास शायद आधुनिक युग में हुआ था, लेकिन जो ये विचार है समाज की एकता, एक साथ एकजुट होकर रहना, तो इस विचार का विकास जो है आधुनिक युग में ही हुआ था। किसी प्राचीन समाज में यह नहीं मिलता है। मतलब कि सामाजिक एकता, समाज के प्रति कर्तव्य, सामाजिक दायित्वों को निभाना, ये बेटा नहीं दिखाई देता है प्राचीन में, ये आधुनिकता में ही दिखाई देता है। इसलिए प्राचीन भारत में इसकी उम्मीद करना जो है गैर मुनासिब है। इसलिए जो समाज के प्रति कर्तव्य, दायित्व, एकता, ये जो है प्राचीन भारत में यह दिखाई नहीं देता है। व्यक्तिवाद, अलगाववाद और ऊंच नीच पर आधारित जातिवाद पर भारत में कहीं अधिक बल दिया जाता रहा है। मतलब कि व्यक्तिवादिता, अलगाववादिता, क्योंकि हर किसी को क्या था आर्यों में कि अपनी जिंदगी अपने ढंग से जीते थे, इसलिए वह समाज के प्रति ध्यान नहीं दिए, समाज से कटे रहे, समाज से बटे रहे, उनका जीवन बटा था, उनका जीवन अपने ही में ही बंधा था। तो व्यक्तिवाद, अलगाववाद और ऊंच नीच पर आधारित जातवाद पर अधिक बल दिया जाता था। बाद में हमारी जनता का दिमाग इस प्रवृत्ति का बंदी बन गया। बाद में हमारी जो भारत की जनता थी वह इसी में बंद करके रह गया। हमारे पूरे इतिहास में यह एक बड़ी कमजोरी रही। हमारे पूरे इतिहास में कहा गया कि ये सबसे बड़ी कमजोरी थी जाति व्यवस्था, क्योंकि लोग अपने में ही थे, अपने में बटे थे, अपने में बंधे थे, अपनी जिंदगी अपने अपने अनुसार जीते थे, और ऊंच नीच पर आधारित था, अलगाववाद, व्यक्तिवाद था। इसीलिए जाति व्यवस्था दिखाई देती, और हमारे इतिहास में ये जाति व्यवस्था के कारण यही सबसे बड़ी कमजोरी रही है। जाति व्यवस्था में शक्ति से बढ़ने के साथ साथ हमारी बौद्धिक जड़ता बढ़ती गई और जाति की रचनात्मक शक्ति भी धुंधलाती चली गई। मतलब कि जाति व्यवस्था होना ये हमारे भारत में, प्राचीन भारत में सबसे बड़ी कमजोरी थी। अब है भौतिकवाद। क्लास 8 मैंने बेटा यहाँ पर पढ़ा नहीं है, इसलिए आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैंने आपको समझाया, यही थी व्यक्तिवादी दर्शन और दर्शन के लाभ और हानियाँ। कुछ तो लाभ है लेकिन हानियां भी हैं। लाभ यही है कि ज़िंदगी अपने अनुसार जीना था, अपने अनुसार बसर करना था, जीवन बटा था, बंधा था, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा क्या है, हानियां हैं। हानियां क्या है कि इतिहास की सबसे बड़ी कमजोरी यही रही, जाति व्यवस्था, समाज के प्रति दायित्व न निभाना, समाज के प्रति कर्तव्य न निभाना, अलग अलग रहना, जातिवाद, अलगाववाद को बढ़ावा देना, ऊंच नीच को बढ़ावा देना। तो ये जाति व्यवस्था होने के कारण ही जो है बौद्धिक जड़ता बढ़ती गई और जाति की जो रचनात्मक शक्ति थी वह धुंधली पड़ती गई। अब अगला विषय बेटा भौतिकवाद। हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हमने यूनान में, भारत में और दूसरे भागों में भी विश्व के प्राचीन साहित्य के एक बहुत बड़े हिस्से को खो दिया। मतलब कि लेखक का कहना है कि हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि जो एक साहित्य होता है, प्राचीन साहित्य, उसको हमने खो दिया। यूनान में, भारत में, दूसरे भागों में भी विश्व का जो एक प्राचीन साहित्य होता है वो हमें प्राप्त नहीं हुआ। उस बहुत बड़े हिस्से को हमने खो दिया, ये हमारा दुर्भाग्य। यह शायद इसलिए हुआ कि इन ग्रंथों को आरंभ में ताड़पत्रों पर या भोजपत्रों पे लिखा गया, कागज पर लिखने का चलन तो बहुत बाद में आया। तो हमने अपने साहित्य को बेटा खो दिया, ये दुर्भाग्य है। और ये इसलिए ऐसा हुआ कि जो पहले के जो ग्रंथ थे बेटा वह ताड़पत्रों पर लिखे जाते थे, वह भोजपत्रों पर लिखे जाते थे, इसलिए हमने खो दिया। कागज पर लिखना ये तो चलन बहुत बाद में भारत में आया था। अब आइए बेटा पेज नंबर 26 पर। प्राचीन भारतीय सब पुस्तकें अब भी भारत में नहीं मिली हैं। जो पुस्तकें खो गई हमारे भारत में, जो पुस्तकें खो गई
उन्हीं पुस्तकों में बेटा भौतिकवादिता पर लिखा गया था। पूरा साहित्य है, मतलब भौतिकवाद पर लिखा गया पूरा साहित्य जो है बेटा उन्हीं में था, जो पुस्तकें खो गई। उनकी रचना आरंभिक जो है उपनिषदों के ठीक बाद हुई। मतलब कि वह जो जिसमें भौतिकवादिता के बारे में लिखा गया, वह पुस्तकें जो थी बेटा बस ठीक उपनिषद के बाद ही जो है लिखी गई थी। इस साहित्य का हवाला मतलब उदाहरण अब सिर्फ उनकी आलोचनाओं में मिलता है, या फिर भौतिकवादिता सिद्धांत में खंडन के ही विशद प्रयास में। फिर भी इस बात में कोई संदेह नहीं है, इस बात में संदेह नहीं कि भारत में सदियों तक बहुत लंबे समय तक भौतिकवादिता दर्शन का ही प्रचलन रहा है, और जनता पर उस समय का उसका गहरा प्रभाव भी रहा है। राजनीति आर्थिक संगठन पर ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में रचित कौटिल्य की प्रसिद्ध रचना थी बेटा अर्थशास्त्र। मतलब भौतिकवादिता के बारे में बेटा हमें बहुत अधिक नहीं मिलता है, इसलिए नहीं मिलता क्योंकि वो पुस्तकें खो गई। लेकिन साहित्य का अगर उदाहरण दिया जाए तो हमें आलोचनाओं में मिलता है। और फिर बेटा इस बात का भी कोई संदेह नहीं है कि भारत में जो भौतिकतावादी है बस बहुत दिन तक हमारे भारत में रही, मतलब सदियों तक रही। राजनीति और आर्थिक संगठन पर बेटा 4वीं शताब्दी में कौटिल्य ने रचा था अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र का में इसका उल्लेख भारत के प्रमुख दार्शनिक सिद्धांत के रूप में किया गया। मतलब कि हमें आर्थिक और राजनीति इन दोनों के विषय में बेटा जानकारी जो उपलब्ध होती है वह होती है कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र। भारत में भौतिकवाद के बहुत से साहित्य को पुरोहितों और धर्म के पुराणपंथी स्वरूप के में विश्वास करने वाले लोगों ने बाद में नष्ट कर दिया। भारत में बेटा भौतिकवाद के बहुत से साहित्य को पुरोहितों ने क्या किया था, और धर्म के जो पुराणपंथी थे विश्वास करने वाले लोगों ने बाद में उसको नष्ट कर दिया था। भौतिकवादियों ने विचार धर्म और ब्रह्म ज्ञान के अधिकारियों और स्वास्थ्य से प्रेरित विचारों का विरोध किया गया। उन्होंने क्या किया, वेदों, पुरोहिताई और परंपरा ज्ञान विश्वासों पर विचार करते हुए घोषणा कर दी कि विश्वास को स्वतंत्र होना चाहिए, पहले से मान ली गई बातों या अतीत के प्रमाणों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। उन्होंने इस बात का बेटा घोषणा की कि विश्वास को स्वतंत्र होना चाहिए, जो विश्वास है उसे स्वतंत्र होना चाहिए, और पहले की जो बातें हैं या अतीत का जो प्रमाण है उस पर हमें निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि विश्वास करना चाहिए। तो पहले उन्होंने वेद और जो पुरोहिताई जो ये परंपरा थी इन विश्वासों को विचार करते हुए घोषणा कर दी कि विश्वास को ही स्वतंत्र होना चाहिए। पहले की जो बातें, पहले से मान ली गई बातों या अतीत के प्रमाणों पर निर्भर रहना नहीं चाहिए। उन्होंने हर तरह के जादू टोने अंधविश्वास की घोर निंदा की है। उन्होंने भौतिकवादिता में जादू टोने अंधविश्वास पे बहुत ज़्यादा जो है निंदा की है। उनका सामान्य रूप किस पर था, अनेक दृष्टियों से आधुनिक भौतिकवादी दृष्टियों जैसा था। वे अपने आप को अतीत की बेड़ियों और बोझ से मुक्त करना चाहते थे, उन तमाम बातों में से जो प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देती। उनका कहना है कि जो हमें दिखाई नहीं देता है, जो हमारे सामने नहीं है, उस पर विश्वास मत करो। मुक्त करना चाहिए हमें अपने आप को अतीत की बेड़ियों से, अतीत के बोझ से अपने आप को हमें मुक्त करना चाहिए। अतीत से बंधे रहना नहीं चाहिए। साथ ही साथ जो दिखाई ना दे, जो सामने ना हो, जो प्रत्यक्ष ना हो, और उन बातों को भी जो है विश्वास नहीं करें। साथ ही काल्पनिक देवताओं की पूजा से भी उन्होंने, जो हम एक देवताओं को मान लेते थे कि हाँ ये है, जो काल्पनिक देवता थे उनकी भी पूजा का उन्होंने जो है निंदा की है। उनके अनुसार वास्तविक अस्तित्व केवल विभिन्न रूपों में वर्तमान पदार्थ का और इस संसार का ही माना जा सकता है। मतलब कि उनका कहना था कि जादू टोने अंधविश्वास की तो निंदा की ही, साथ ही साथ उन्होंने कहा कि वे अपने आप को अतीत की बेड़ियों और बोझ से मुक्त करना चाहते थे। मतलब अतीत में बंद कर रहना नहीं चाहते थे, और उन तमाम बातों से जो उन्हें दिखाई नहीं देती है। साथ ही साथ बेटा जो हमारे देवता, जो काल्पनिक देवता है, और उन जो काल्पनिक देवता है उनको भी बेटा वो ये चाहते थे कि जो काल्पनिक देवता उनकी पूजा से भी उनकी पूजा ना की जाए। उनके अनुसार
उनके अनुसार जो वास्तविक अस्तित्व है विभिन्न रूपों में जो वर्तमान है पदार्थ का और संसार का ही माना जा सकता है। इसके अलावा ना कोई संसार है, ना स्वर्ग है और ना नरक है और नरक है, ना ही शरीर से अलग कोई आत्मा। मतलब कि जो वास्तविकता है, जो दिख रहा है उसी को मानो, जिसका अस्तित्व है उसी को पहचानो और विभिन्न रूपों में वर्तमान पदार्थ का और इस संसार का ही माना जा सकता है। अतीत से हट के रहो, अतीत की बेड़ियों से न बंधो, अतीत के बोझ में मत दबो। साथ ही जो काल्पनिक देवता है उनकी पूजा का भी उन्होंने जो है नहीं माना। साथ ही साथ जादू टोना अंधविश्वास इसके भी भौतिकतावाद में निंदा की गई। और संसार के विषय में कहा गया कि संसार न कोई न इसके अलावा जो वास्तविकता दिख रही है वही सब कुछ है, जो वर्तमान है वही सब कुछ है, जो अतीत है उससे बेड़ियों से मत बंधो, जादू टोना अंधविश्वास में मत दबो, काल्पनिक देवता की पूजा से भी बचो, भौतिकतावाद में कहा गया। फिर कहा गया जो वर्तमान पदार्थ है इस संसार का माना जा सकता है। इसके अलावा ना कोई संसार है, ना कोई स्वर्ग है, ना कोई नरक है, शरीर से कोई अलग आत्मा भी नहीं है। मन और बुद्धि और बाकी सब चीज़ों का विकास बुनियादी तत्वों से हुआ है। नैतिक नियम मनुष्य के द्वारा ही बनाई गई रूढ़ियाँ मात्र हैं। ये जो नैतिक रूढ़ियाँ हैं, जो भी नैतिक नियम है, जो रूढ़ियाँ हैं, ये स्वयं हम मनुष्यों ने ही बनाई हैं। भौतिकतावाद में बेटा इतना कुछ कहा गया है। महाकाव्य इतिहास परंपरा और मिथक। अब प्राचीन भारत के दो महाकाव्यों रामायण और महाभारत को रूप में ग्रहण करने में शायद सदियां लग गई होंगी। उनमें बाद में भी टुकड़े होते जाते रहे। इन ग्रंथों में भारतीय आर्यों के आरंभ के समय का वृत्तांत है। आर्य हमारे यहाँ प्रारंभ में आए, उनका क्या वृत्तांत है इनके बारे में बेटा हमको अपने दो महाकाव्यों से पता चलता है। एक तो रामायण से और दूसरा महाभारत से। और इनके भी रूप को ग्रहण करने में बेटा सदियां लग गईं। उनकी विजयों और उस समय के जो गृह युद्ध थे, मतलब गृह युद्ध मतलब कि जो घरों के युद्ध थे, वह उनके बारे में पता चलता है। जब वे अपना विस्तार कर रहे थे और अपनी स्थिति मजबूत कर रहे थे, तो मुझे इनके अलावा कहीं भी किन्हीं ऐसी पुस्तकों की जानकारी नहीं जिन्होंने आम जनता के मन पर लगातार इतना व्यापक प्रभाव डाला हो। इतने प्राचीन समय में रची जाने के बाद भी भारतीयों के जीवन पर आज भी उनका जीवंत प्रभाव दिखाई पड़ता है। ये दोनों ग्रंथ जो है ये भारतीय जीवन के एक अंग बन गए। मतलब कि हमारे जो भारत में जो दो महाकाव्य बेटा, एक है रामायण और दूसरा है महाभारत, इनका जो हम रूप जो ग्रहण करते हैं, इनके जो भी हमें रूप मिले इन दोनों महाकाव्यों के, और इनका जो भी हम रूप ग्रहण करते हैं तो उसमें सदियां लग गई और बाद में भी इनके टुकड़े होते जाते रहे। आर्यों के विषय में बेटा जो प्रारंभिक वृत्तांत है, जो शुरुआती वृत्तांत है आर्यों का, ये हमें इन्हीं दोनों महाकाव्यों से मिलता है। साथ ही साथ उस समय जो आपसी युद्ध मतलब गृह युद्ध, घरों का युद्ध था, जब वे अपना विस्तार कर रहे थे, अपनी स्थिति मजबूत कर रहे थे, तो मुझे इनके अलावा कहीं भी किन्हीं ऐसी पुस्तकों की जानकारी नहीं मिली है। और बेटा साथ ही साथ प्राचीन समय में रची जाने के बाद भी ये दोनों जो पुस्तक महाकाव्य हैं, ये प्राचीन समय में रची होने के बाद भी ये भारतीयों के जीवन में आज भी जीवंत है। मतलब कि ये प्राचीन समय में रची गई है, उसके बाद भी भारतीयों के जीवन पर आज भी इनका जीवंत प्रभाव दिखाई पड़ता है। ये दोनों जो महाकाव्य हैं ये भारतीय जीवन के अंग हैं। इनमें हमें सांस्कृतिक विकास की विभिन्न श्रेणियों के लिए ठेठ भारतीय ढंग से एक साथ सामग्री उपलब्ध है। मतलब कि इन दोनों महाकाव्यों में हमको ठेठ भारतीय ढंग के एक साथ सामग्री उपलब्ध है। मतलब कि उच्चतम बुद्धिजीवी से लेकर के साधारण अनपढ़ और अशिक्षित देहाती तक के लिए, मतलब कि हमें एक ऐसी सामग्री मिलती है कि जिसमें उच्च बुद्धिजीवी से लेकर के साधारण अनपढ़ और अशिक्षित देहात के लोगों के लिए इनके
इनके द्वारा हमें प्राचीन भारतीयों का वह रहस्य कुछ कुछ समझ में भी आ जाता है, जिससे वे अनेक रूपों में विभाजित और जात पात की ऊंच नीच में बटे समाज को एकजुट रखते थे। मतलब कि हमें इससे ये पता चल जाता है कि जो समाज बटे थे, जिन समाज में जात पात और ऊंच नीच की भावना थी, जो जिससे वे अनेक रूपों में बटे थे, विभाजित थे, तो ऐसे बटे समाज को एकजुट व रखते थे, उनके मतभेदों को सुलझाते थे। उन्होंने लोगों में एकता का ऐसा नज़रिया पैदा करने का प्रयत्न किया जो हर तरह के भेदभाव पर छा गया और बराबर बना रहा। मतलब कि कहने का आशय यहाँ पर यह लेखक का कि हमें सांस्कृतिक विकास की विभिन्न जो श्रेणियाँ होती हैं और भारतीय ढंग से एक साथ सामग्री हमें इन्हीं महाकाव्यों में उपलब्ध है। वह प्राचीन इनके द्वारा हमें प्राचीन भारतीयों का वह रहस्य भी समझ में आता है कि जिस रहस्य में वह अनेक रूपों में विभाजित और जात पात और ऊंच नीच में बटे समाज को एकजुट रखते थे। भारतीय पुराकथाएं महाकाव्यों तक सीमित नहीं थी। जो हमारी बेटा जो पुराकथाएं हैं वो महाकाव्यों तक, इन दोनों महाकाव्यों तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि उनका इतिहास वैदिक काल तक जाता है। मतलब कि इन्हीं दोनों काव्यों तक नहीं सीमित थी, बल्कि उनका जो इतिहास है वह वैदिक काल तक भी जाता है। वे अनेक रूप आकारों में संस्कृत साहित्य में प्रकट होती रही है। कवियों नाटककारों ने इनका पूरा लाभ उठाते हुए अपनी कथाओं और सुंदर कल्पनाओं की रचना इनके आधार पर की है। मतलब कि इन दोनों महाकाव्यों के अतिरिक्त बेटा हमारे यहाँ और भी साहित्य प्राप्त हुआ है। संस्कृत साहित्य, कवि और नाटककारों ने जिन्होंने उनका पूरा लाभ उठाया और अपनी कथा कही, साथ ही साथ सुंदर कल्पनाओं की रचना भी की। मतलब इन दोनों महाकाव्यों के अतिरिक्त हमें ऐसे और भी इतिहास प्राप्त हुए जो हमें वैदिक काल तक ले जाते हैं। हमारे जो कवि हैं, नाटककार, उन्होंने इसका लाभ उठाया और लाभ उठा करके अपनी कथा कही और उन कथाओं में सुंदर कल्पनाएं भी उन्होंने रची। अधिकांश पुराकथाएं और प्रचलित कहानियां वीर गाथात्मक थी। जो कथाएं मिली हैं हम लोगों को, उन कथाओं में बेटा वीरों की कहानियां, वीरों की गाथाएं हैं। उनमें सत्य पर अड़े रहने और वचन के पालन का उपदेश दिया गया है। और उन गाथाओं में बेटा किसके बारे में बताया गया है कि हम सत्य पर कैसे चलें, सत्य पर अडिग रहें, वचन का पालन हम कैसे करें, चाहे परिणाम कुछ भी हो। साथ ही उनमें जीवन पर्यंत और मरणों पर्यंत भी वफादारी, साहस, लोकहित के लिए सदाचार, बलिदान की शिक्षा दी गई है। कभी कभी ये कहानियाँ क्या होती हैं, पूर्णतः काल्पनिक होती हैं, पूर्ण रूप से कल्पना पर आधारित होती हैं। अन्यथा इनमें तथ्य और कल्पना आपस में एक इस प्रकार गुथे हैं कि इनको अलग नहीं कर सकते। मतलब कि ये महाकाव्य, ये जो कहानियाँ हैं, पूरा कथाएं हैं, इसमें जो कथाएं वो वीरों की गाथा है। किस तरह से सत्य पर अडिग रहना, वचन का पालन करना, उपदेश जो है दिया गया है। परिणाम कुछ भी हो, लेकिन ये जीवन पर्यंत चलती हैं। वफादारी, साहस और लोकहित के लिए सदाचार, बलिदान की शिक्षा दी गई हैं। और ये कहानियाँ जो है बेटा पूर्ण रूप से काल्पनिक होती थी। ये कहानियाँ पूर्ण रूप से काल्पनिक होती थी, लेकिन काल्पनिक होने के बाद ही बेटा इनके तथ्य और कल्पनाएं दोनों इस प्रकार से गुथी थी कि दोनों को ही अलग नहीं किया जा सकता। आइए बेटा पेज नंबर 28 पर। ये सम्मिश्रण काल्पनिक इतिहास का रूप ग्रहण कर लेता है और यही सम्मिश्रण मतलब तथ्य और कल्पना, ये जो है इतिहास का रूप ग्रहण कर लेता है, जो हमें यह भले ही ना बता सके कि निश्चित रूप में से क्या घटित हुआ। ये हमें नहीं पता चल सकता, ये हमें बेटा नहीं बता सकते कि सही रूप में निश्चित रूप में क्या घटित हुआ, पर ऐसी बात की सूचना देता है कि जिसके घटित होने पर लोग विश्वास करते। मतलब कि हमें ये नहीं पता चलता है कि निश्चित रूप से क्या घटित हुआ, निश्चित रूप से सही रूप से क्या घटित हुआ, लेकिन जिसके घटित होने पर लोग विश्वास करते, ये घटनाएं वास्तविक हो या काल्पनिक,
जीवन में इनकी स्थिति जीवंत तथ्यों की हो जाती हैं और जो उन्हें रोजमर्रा की जिंदगी की एक रास्ता और कुरूपता से खींचकर उच्चतर क्षेत्रों की ओर ले जाती हैं। मतलब तथ्य और कल्पना, ये दोनों, इन दोनों का जो मिलन है, सम्मिश्रण है, ये काल्पनिक इतिहास का रूप ग्रहण कर लेता है। हमें ये याद भले ना ही बता सके कि निश्चित रूप में क्या घटित था, निश्चित रूप में क्या घटित था, भले हमें ये बात जो है ये भले ही हम ना बता सके कि निश्चित रूप में क्या घटित हुआ, लेकिन यह इस बात की जरूर सूचना देता है कि जो भी घटित हुआ था लोग उस पर विश्वास करते थे। ये घटनाएं वास्तविक होती हो या फिर काल्पनिक हो, जीवन में इनकी स्थिति जीवंत तत्वों की ही जो है हो जाती थी। रोजमर्रा की जो जिंदगी होती है, मतलब कि प्रतिदिन की जो जिंदगी होती है, उसमें एक रास्ता जो है उच्चतर क्षेत्रों की ओर ले जाती। यूनानियों, चीनियों और अरब वासियों की तरह प्राचीन काल में भारतीय इतिहासकार नहीं थे। मतलब यूनानियों, चीनियों और अरब वासियों की तरह प्राचीन काल में भारतीय इतिहासकार नहीं थे। इसी कारण बेटा आज तिथियां निश्चित करना या सही कालक्रम निर्धारित करना बहुत कठिन हो गया है। मतलब कि यूनानियों, चीनियों और अरब वासियों की ही तरह प्राचीन काल में भी भारतीय इतिहास नहीं थे। इसीलिए हमें कोई भी तिथि या कोई भी कालक्रम जो है उसको सुनिश्चित करना जो है कठिन है। घटनाएं आपस में ही क्या हो गई, मिलजुल गई, गड्ढमड्ढ हो गई। जो भी घटनाएं घटी प्राचीन काल में वो सारी आपस में ही मिलजुल गई हैं और गड्ढमड्ढ हो गई हैं। इसीलिए गड्ढमड्ढ हो जाती, मतलब कि आपस में एकदम मिलजुल जाती। बहुत धीमी गति से आधुनिक विद्वान धैर्यपूर्वक भारतीय इतिहास की भूल भुलैया के सूत्रों की खोज कर रहे हैं। जो बहुत ही धीमी गति से जो हमारे विद्वान हैं वह धीरज के साथ जो है इस इतिहास की भूल भुलैया के सूत्रों की जो है लगातार जो है खोज कर रहे हैं। कल्हड़ की रास तरंगिणी, बेटा यहाँ पर आप अंडरलाइन कर लीजिए। कल्हड़ की रचना है रास तरंगिणी, जो एकमात्र प्राचीन ग्रंथ है जिसे इतिहास माना जा सकता है। यह कश्मीर का इतिहास है। इसकी रचना जो है बेटा एशिया की 12वीं शताब्दी में की गई थी। मतलब राज तरंगिणी जो है ये कल्हड़ की लिखी रचना है जो एक प्राचीन ग्रंथ है जिसे इतिहास माना जा सकता है, और इसकी रचना जो है वह 12वीं शताब्दी में की गई है। बाकी के लिए हमें महाकाव्यों और अन्य ग्रंथों के कल्पित इतिहास, कुछ समकालीन अभिलेख, शिलालेख, कलाकृतियां, इमारत, अवशेष, सिक्के, संस्कृत साहित्य के विशाल संग्रह से सहायता लेनी पड़ती है। मतलब कि कल्हड़ द्वारा लिखी रात तरंगिणी बेटा जो एक प्राचीन ग्रंथ है और इससे हम बहुत कुछ जो है जान सकते हैं। और इसमें जो है कश्मीर का इतिहास है, ये जो राज तरंगिणी है ये 12वीं शताब्दी में लिखी गई। इसके अतिरिक्त बेटा और भी चीज़ें हैं, महाकाव्य, कल्पित इतिहास, अभिलेख, शिलालेख, सिक्के, कलाकृतियाँ, जो हमें विशाल साहित्य का विशाल संग्रह, जो हमें उन्हीं से हमको बहुत ज़्यादा सहायता लेनी पड़ती। इसके साथ ही विदेशी यात्रियों के सफ़रनामों से भी सहायता मिलती। मतलब जो विदेशी यात्री आए और उन्होंने हमारे यहाँ भारत में यात्रा की और उनके सफ़रनामों से भी बेटा हमें बहुत सहायता मिलती। क्या जानने के लिए, अपने भारत को जानने के लिए। मतलब कि अपने भारत को, कल्हड़ की रास तरंगिणी जो इतिहास है। अब जैसे यूनान और चीन के और अरब के पास बेटा कोई भारतीय इतिहासकार नहीं था, उसी तरह से हमारे भारत में भी कोई इतिहासकार नहीं था। इसीलिए हमें कोई भी तिथियां या कालक्रम हमें पता नहीं चलता, और जो मिलता भी है वो आपस में क्या गड्ढमड्ढ है, मतलब मिला जुला है। तो हमें जो है, और हमारे जो आधुनिक विद्वान हैं वो बहुत धीमी गति से बेटा इतिहास की खोज कर रहे हैं, इतिहास की भूल भुलैया के सूत्रों की खोज कर रहे हैं। रास तरंगिणी जो कल्हड़ द्वारा लिखी है, 12वीं शताब्दी में लिखी गई, इसे प्राचीन ग्रंथ हम कह सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो है जो भी हमें अभिलेख, शिलालेख, सिक्के, कलाकृतियाँ और जो यात्री आए उनका जो सफ़रनामा है उससे सहायता मिलती। विशेष रूप से यूनानियों और चीनियों के और कुछ बाद में आने वाले अरबों के भी विवरण से हमें बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। ऐतिहासिक बोध इस अभाव पर
का जनता पर प्रभाव नहीं पड़ा। यहाँ की जनता ने अतीत के विषय में अपनी दृष्टि का निर्माण उन परंपरागत वृत्तांतों और पौराणिक कथाओं और इतिहास कहानियों पर आधार पर कर लिया, जो उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत में मिली थी। इसके अतिरिक्त बेटा ऐतिहासिक बोध, ऐतिहासिक जानकारी के इस अभाव का जनता पर लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वहाँ की जनता जो है अतीत के विषय में अपनी दृष्टि का निर्माण उस परंपरागत वृत्तांतों से, फिर पौराणिक कथाओं से, कहानियों के आधार पर कर ली और उसी को पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत के रूप में उसी को मिला। इस काल्पनिक इतिहास तथा तथ्यों और जो दंत कथाएं थीं, इनके मिश्रित रूप का जो व्यापक प्रसार हुआ, उनमें जनता को एक मजबूत और टिकाऊ सांस्कृतिक पृष्ठभूमि भी मिली। लेकिन इतिहास की उपेक्षा के कारण हमारे दृष्टिकोण में धुंधलापन पैदा हुआ, जिंदगी से अलगाव पैदा हुआ और तथ्यों के बारे में दिमागी उलझन और सहज विश्वास करने की भी प्रवृत्ति पैदा हुई। तो अब आपने देखा क्लास 8 की यहाँ पर हमें क्या क्या सामग्री प्राप्त हुई, ऐसी कौन सी चीज़ें प्राप्त हुई जिससे हम अपने इतिहास के बारे में जान सकते हैं। साथ ही साथ बेटा आपने पेज नंबर 27 पर महाकाव्य, इतिहास, परंपरा, मिथक के बारे में आपने जाना। अब आइए पेज नंबर 29 पर। महाभारत महाकाव्य के रूप में रामायण एक महान रचना है और लोग उससे बहुत प्रेम भी करते हैं, रामायण से बहुत प्रेम भी करते हैं बेटा। और महाकाव्य के रूप में जो रामायण है वो एक महान रचना, लेकिन महाभारत का जो दर्जा है वो विश्व की श्रेष्ठतम रचनाओं में, मतलब रामायण से लोग प्रेम करते हैं, लेकिन जो महाभारत है उसका भी दर्जा जो है विश्व में श्रेष्ठ रचनाओं में से है। यह कृति परंपरा और दंत कथाओं का तथा प्राचीन भारत की राजनीति और सामाजिक संस्थाओं का विश्वकोश है। मतलब कि हमारे भारत की जो राजनीति और जो सामाजिक संस्था है उसका एक विश्वकोश है महाभारत। लगभग 10 वर्ष बल्कि उससे भी अधिक समय से इस विषय के अधिकारी भारतीय विद्वान इसका प्रामाणिक संस्करण प्रकाशित करने की दृष्टि से विभिन्न उपलब्ध पाठों की जांच और मिलान करने में व्यस्त है। उन्होंने कुछ अंश प्रकाशित करके जारी भी कर दी, लेकिन यह कार्य अभी भी अधूरा है। मतलब कि लगभग 10 वर्ष, लगभग कहीं उससे भी अधिक समय जो है इस विषय के बारे में जानकारी जो है एकत्र कर रहे हैं। जो भी पाठ मिले उसकी जांच करना, फिर उसकी मिलान करना, उसी में व्यस्त है। इसके कुछ अंश प्रकाशित भी किए गए, लेकिन पूर्ण रूप से जानकारी जो है, मिलान जो है, ये आज भी ये कार्य अभी भी अधूरा है। शायद यही समय था कि जब भारत में विदेशी लोग आ रहे थे और वे अपने रीति रिवाज अपने साथ ला रहे थे। इनमें बहुत से रिवाज आर्यों से मेल नहीं खाते। शायद ये वही समय है जब हमारे भारत में विदेशियों का आना शुरू हुआ था, क्योंकि वो अपने रीति रिवाज अपने साथ ला रहे थे, लेकिन बहुत से रीति रिवाज ऐसे थे जो आर्यों के रीति रिवाजों से मेल नहीं खाते थे। इसलिए विरोधी विचार और रिवाजों का विचित्र घालमेल दिखाई पड़ता, क्योंकि हमारे भारत में उसी समय ये विदेशी लोग आ रहे थे और वो अपने रीति रिवाज ला रहे थे, जो हमारे भारतीय रीति रिवाजों से क्या था, अलग था। आर्यों में स्त्रियों के अनेक विवाह का चलन नहीं था। आर्य जो थे उनमें स्त्रियों के अनेक विवाह नहीं होते थे, लेकिन महाभारत की कथा में एक विशेष नायिका के साथ 5 भाइयों की पत्नी है। मतलब कि आर्यों में एक स्त्री के अनेक विवाह का चलन नहीं था, लेकिन महाभारत में क्या दिखता है, महाभारत में दिखता है कि एक नायिका थी जिसका एक साथ 5 भाइयों की पत्नी थी। वह धीरे धीरे यहाँ पहले से मौजूद आदिवासियों के साथ नए आने वाले लोग भी आर्यों के साथ घुल मिल कर एक हो रहे थे और इस नई स्थिति के अनुरूप वैदिक धर्म में संशोधन भी किया जा रहा था। मतलब कि रीति रिवाज में विभिन्नता दिखाई है, रीति रिवाज में विभिन्नता है, मेल नहीं खाता है। जहाँ पर उन्होंने उदाहरण दिया कि आर्यों में एक स्त्री के अनेक विवाह नहीं होते थे, लेकिन महाभारत में एक नायिका जिसका एक साथ 5 भाइयों से विवाह हुआ है, इसने सबको समेट कर चलने वाला एक उदार व्यापक रूप ग्रहण कर लिया, जिससे आधुनिक धर्म निकला और वह था
हिंदू। यह इसलिए संभव हो सका क्योंकि बुनियादी नजरिया यह जान पड़ता है कि सत्य पर किसी का एकाधिकार नहीं हो सकता। उसे देखने और उस तक पहुंचने के बहुत से रास्ते, इसलिए सब तरह से अलग अलग, यहाँ तक कि विरोधी विश्वासों को भी सहन कर लिया गया। मतलब कि इसलिए संभव हो सका क्योंकि जो एक बुनियादी, जो एक नींव है, बुनियादी जो नज़रिया है, उससे ये समझ में आता है, दिखाई पड़ता है कि सत्य पर किसी का जो है एकाधिकार नहीं हो सकता है। सत्य तक पहुँचने के बहुत रास्ते हैं और इसलिए सब तरह के अलग अलग, यहाँ तक कि विरोधी विश्वासों को भी सहन कर लिया गया। महाभारत में हिंदुस्तान की बुनियादी एकता पर बल देने का निश्चित कोशिश की गई, जिसे दंत कथाओं के अनुसार जाति के आदि पुरुष भरत के नाम पर भारतवर्ष कहा जाता है। बुनियादी एकता पर बल देने की निश्चित कोशिश की गई। इसका एक और पहले का नाम था आर्यावर्त। मतलब कि हमारे भारत का पहले नाम था आर्यावर्त, यानी आर्यों का देश। क्लास 8 आज बेटा आप यहाँ तक पढ़िएगा। आज जो भी मैंने आपको पढ़ाया बेटा, आपको इससे बहुत अधिक जानकारी प्राप्त हो रही है। मतलब कि जो भी मैंने आपको पढ़ाया बेटा, आज जो भी मैंने बताया आपको आज विशेष जानकारी प्राप्त हुई है। तो जो भी मैंने पढ़ाया बेटा, मैंने समझाया है। आपको पढ़ना है, मैंने पढ़ा नहीं है, मैंने मात्र समझाया है। तो जितना मैंने समझाया बेटा, आप उसे फिर से एक बार पढ़िएगा और समझिएगा कि हमारे भारत को जानने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता हुई, कैसे खोज की गई। तो आज जितना मैंने समझाया बेटा, आप पुनः फिर से पढ़िएगा और समझिएगा।